पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली फॉर्मल सेक्टर बहुत कम है, और चूंकि इट हैज टू डू विद समथिंग विद द एफ्लुएंस ऑफ द सोसाइटी एज वेल एट लार्ज। और क्यों आपको लगता है कि पाकिस्तानी जो आपके स्टॉक मार्केट के इन्वेस्टर्स हैं उनको क्यों फायदा होगा इस एरिया में इन्वेस्ट करने से? बेचना है डायरेक्ट उनको, उन्होंने मेरे फार्म से उठाना है, फ्रेट कॉस्ट मेरी कोई नहीं है, प्लस मुझे बेचने का कोई मेरी एडवर्टाइजिंग नहीं है, कोई पैसे नहीं है, किसी को मैंने जाके मार्कअप नहीं देना, और प्लस अगर सेल्स गिरती हैं मैं इंसुलेट। टू डिफरेंट सॉर्ट ऑफ टेक्नोलॉजीज। एक तो है कि काओ के ना आप एक कॉलर सा मिलता है काओ का, उससे आपको हर किस्म की पता लगता है कि काओ जो है वो बीमार है, ये दूध कितना दे रही है, इसको कौन सी बीमारी है, कौन सी एंटीबायोटिक लग रही है, इसका टेम्परेचर क्या है। लोगों ने क्या चीजें इंप्लीमेंट की हैं और टू मेक श्योर कि आप लोग जितना खर्चा कर रहे हैं ऑन इम्पोर्टिंग दीज एनिमल्स, ऑन कीपिंग देम सेफ, क्लीन एंड कीपिंग एवरीथिंग सैनिटरी, व्हाट इज द गारंटी दे नॉट गोइंग टू फॉल सिक, दे नॉट गोइंग टू गेट डिजीज, दे नॉट गोइंग टू डाई? जब तक आप डिजीज फ्री नहीं करते ना, तो एक तो आपकी देखें एंटीबायोटिक्स की बहुत बड़ी कॉस्ट है, मेडिसिन की बहुत बड़ी कॉस्ट है, ये आपको परमानेंटली इनोकुलेट करना पड़ता है। हमारे इन्वेस्टर्स थोड़ा डरते हैं व्हेन दे आर इन्वेस्टिंग, राइट? वो कहते हैं कि हम कैसे भरोसा कर सकते हैं कि दिस कंपनी इज इस्लामिक। हमने इन्वेस्ट कर लिया, फिर आखिर में हमसे पूछ लिया कि नहीं ये तो नहीं थे। व्हाट इज द गारंटी? टेल अस अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ योर फाइनेंसिंग व्हिच मेक्स यू गाइस शरिया कंप्लायंट। बांटने की कैफियत और है, उसकी फीलिंग और है। खुदा की कसम, ये तो अल्लाह देने वाला हाथ जो होता है ना, वो लेने वाले हाथ के ऊपर होता है। देने से कभी रिस्क कम नहीं होता, ये बढ़ता है। Agreed. और जितना आप दोगे उतना बढ़ेगा। Hello everyone and welcome back to another episode of Stock Talk. आज का एपिसोड थोड़ा एक्साइटिंग है। It's the first time I'm covering something like this. आप लोगों को पता है कि मैं पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की बात मोस्टली इसीलिए करती हूँ बिकॉज आई थिंक ये एक बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट एवेन्यू है जहाँ कोई भी शख्स जिसका मतलब जो एक पाकिस्तानी सिटीजन है वो ये हक रखता है कि वो स्टॉक एक्सचेंज में अकाउंट बनाए और वो इन्वेस्ट करे। अब IPOs होते क्या हैं? दे आर इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग्स। जब एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी आती है टुवर्ड द मार्केट, दे हैव सर्टेन वैल्यूएशन metrics which they use to evaluate their company, and they offer a certain portion of equity to the public market to buy and sell their shares. The best part about this is जब हम stocks ढूंढते हैं तो we look for growth stocks. So this by default becomes a growth stock क्योंकि वो पैसे use ही करते हैं for expansions. Similarly, today we are covering the story of Ghani Dairies, which is having its IPO via JS Global, my very dear friends at JS Global. And it's really exciting because the team is here with me today ताकि वो directly आप लोगों के साथ share कर सकें a few details about the company. Before that, check out this video जो essentially आपको sum up करके दिखाता है what the company is all about, ये करते क्या है, इनका काम क्या है, and why you should invest. In the heart of Pakistan lies a promise of purity, progress, and purpose. This is where innovation meets integrity, and every drop of milk tells a story of care, sustainability, and faith in a better future. Built on a vision to redefine Pakistan's dairy landscape, Ghani Dairies began with a simple belief that pure milk produced with honesty and technology can transform communities. इस वक्त हमारा तकरीबन 2500 के करीब टोटल हर्ड है और अबाउट 1400 मिल्किंग एनिमल्स हैं। इसकी जो सारी मशीनरी है वो हमने यूरोप और ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका से इंपोर्ट की है। हमारे इन सारे ऑपरेशंस के अंदर जो है वो बड़ी ज़बरदस्त और बड़ी ही एबल टीम है। हमारे कंसल्टेंट जो हैं वो अमेरिका से हैं जो फीड की फॉर्मुलेशन करते हैं। हमारी जो हेल्थ का मैनेजर है वो ही इज़ एन इजिप्शियन, और बाकी टीम जो है वो पाकिस्तान से है। ये बड़ा ही एक स्पेशलाइज्ड काम है और लाइव जानवर का काम है। ये 24 आवर्स आपको टो के ऊपर रखता है। What started as a dream has grown into a model farm where tradition meets precision and progress begins with trust. Here, transparency isn't a slogan, it's a system. हमारे पास गुमैटिक का 32 यूनिट का रैपिड एग्जिट पार्लर लगा हुआ है। हमारा मिल्किंग प्रोसेस काऊ की आइडेंटिफिकेशन से स्टार्ट होता है। आइडेंटिफिकेशन के ज़रिए इसका डाटा डेयरी कॉम सिस्टम में जाता है कि किस काऊ ने कितना दूध दिया। इसके बाद मिल्किंग स्टेप स्टार्ट होते हैं। सबसे पहले प्री डिपिंग होती है, उसके बाद स्ट्रिपिंग होती है। स्ट्रिपिंग चेक करते हैं स्टेटस वगैरह तो एनिमल को नहीं है। उसके बाद क्लस्टर अटैचमेंट होती है। उसके बाद मिल्किंग स्टार्ट होती है। मिल्किंग स्टार्ट के बाद मिल्क डायरेक्ट स्टील लेंथ पाइप के ज़रिए
चिल्लर पे जाता है, चिल्लर के अंदर टेम्परेचर 37 से 4 डिग्री सेंटीग्रेड विद इन सेकेंड हो जाता है। उसके बाद मिल्क स्टोरेज टैंक में चला जाता है, स्टोरेज टैंक में ये 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर स्टोर किया जाता है। उसके बाद इसको हम डिस्पैच करते हैं 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर। Every batch of milk is tracked, tested, and verified through world-class technology and over 20 quality parameters. With solar power already operational and biogas integration underway, every element of our ecosystem is designed for sustainability. Through our teamwork and data-driven management, we contribute to improve our herd productivity and reduce the health-related losses, maintaining coordination between all the different departments in the dairy, like breeding, health, feeding, and management. Every feed is scientifically formulated, ensuring optimal nutrition tailored to each animal's needs. Advanced technology and precision mixing guarantees purity, consistency, and performance in every batch. हम गनी डेयरीज़ में ऑपरेशनल एक्सीलेंसेस अचीव कर ही रहे हैं। साथ साथ हमने यहाँ पे लोगों के लिए प्रोग्राम किया है कि ऐसे अंडर प्रिविलेज एरिया को हमने चूज़ किया है जहाँ पे लोगों को इकोनॉमिक एक्टिविटी जनरेट हो, लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिले, लोगों को रोज़गार के मौके फ़राहम हो ताकि उनकी ज़िंदगियाँ बेहतर हो सकें। और गनी डेयरीज़ के आने से सारे के सारे इलाके में बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक एक्टिविटी जनरेट हुई है, बहुत ज़्यादा लोगों को रोज़गार मिला है। और इसके साथ साथ हमने यहाँ पे लोगों के लिए स्कूल भी बनाया है। स्कूल में क्या होता है, बच्चे सीखते हैं, पढ़ाई करते हैं और पढ़ाई के साथ साथ हम उनको टेक्निकल स्किल दे रहे हैं, जैसे कि मिल्किंग, ऑपरेशनल हर्ड्स में हर्ड मैनेजमेंट सिस्टम उनको सिखा रहे हैं, कंप्यूटर स्किल्स सिखा रहे हैं, बहुत सी चीज़ें ऐसे सीख रहे हैं ताकि वो क्या हो, तालीम के साथ साथ कोई स्किल भी हासिल कर सकें ताकि वो फ़ौरन जाके बाद में नौकरी उनको मिल जाए, उनके लिए एम्प्लॉयमेंट एवेन्यूज़ क्रिएट हों। I'm Dr. Faisal, working as Dairy Development Manager in Nestle. I want to express my gratitude to Ghani Dairy Farm for constant supply of good quality milk from the very beginning of our partnership. Ghani Dairies is one of our trusted strategic business partner which meets all quality standards set by Fauji Foods. We had been partnering with Ghani Dairies for more than 2 years now, and I can say with conviction that the quality standards that they maintain at their farm plays a key role to achieve the standards or match the requirement of our customers. A Sharia compliant model that proves profitability and purity can go hand in hand. With a clear roadmap towards large-scale expansion and innovation in value-added dairy, we stand ready to enter a new phase of growth. This is more than a dairy. It's a movement towards ethical enterprise, community empowerment, and lasting impact, where purity meets purpose. And now we have with us Hafiz Saab, who is Hafiz Awais Ghani, the CEO of Ghani Dairies. Sir, obviously आपकी reputation precedes you. Serial entrepreneurs हैं आप लोगों का पूरा group. Thank you so much for joining us on the show today. Thank you very much for having me. Thanks. So sir, सबसे पहले please tell us about your company, your history with the stock exchange actually, आपकी family की history, आप लोगों की कितनी companies already public हैं, and why you decided कि एक और company को हम publicly list करते हैं. Bismillahirrahmanirrahim. As you know, Ghani Group is a very well-known household name in Pakistan, alhamdulillah. My father formed this group back in 1959. हम basically miners हैं.
वी स्टार्टेड ऑफ विद द माइनिंग कंपनी. एक कोल की लीज हमने कुर्द में ली, वहाँ से हमने कोल का काम शुरू किया. I'll go through this very quickly because it's a long history. In 1980, we formed Ghani Textile. It was a listed company. In 1985, privatization से पंजाब ने जो है वो नमक को प्राइवेटाइज किया. हमने वहाँ से 2 लीजेस ली. We entered into salt. In 1995, we set up Ghani Glass. It's a very famous company. 99 में ऑटोमोबाइल लगाई, मोटरसाइकिल. Then moved on. 2011 में मैंने सॉल्ट रिफाइनरी लगाई. फिर 2015 में फीड मिल लगाई. अब 2020 में गनी डेयरीज आपके सामने बैठे हुए हैं और अल्हम्दुलिल्लाह होपिंग टू हैव अ सक्सेसफुल आईपीओ. Definitely. So the issue size is 104 million shares, 24.28% of the post-issue share capital. Floor price is going to open at 24 rupees. तो guide us through के आप लोगों के कुछ advantages हैं in this field, because firstly आप लोग B2B हैं, believe, right? Yes. So you guys work on contracts. That is advantages because आप essentially long term deals के through काम करते हैं. Your major clients are companies like Nestle, IRC and Fuji Foods. Yes. And I believe in the data, it's even written over here कि only 6% of milk is processed by formal dairies. Yes. तो scope बहुत बड़ा है. Tell us a little bit about that. ऐसे जी कि इस डायनामिक्स इस इंडस्ट्री कैसे हैं कि पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली फॉर्मल सेक्टर बहुत कम है. और चूंकि इट हैज़ टू डू विद समथिंग विद द एफ्लुएंस ऑफ द सोसाइटी एज वेल एट लार्ज. मोस्टली लोग जो है प्रेफर करते हैं क्योंकि खुला दूध जो है वो सस्ता मिलता है, पैकेज दूध जो है वो थोड़ा महंगा मिलता है. आपने एक बात की कि हम लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट से मैं तो नहीं करना चाहता, बट जो प्रोसेसर्स हैं वो ख्वाहिश रखते हैं कि वो लॉन्ग टर्म करें क्योंकि दूध शॉर्ट है पाकिस्तान में. तो in any business, you know, you want to leverage the most which you can. और I think वो चूँकि हमारी ये it is a commodity based industry. तो commodities का जो साइकिल है पाकिस्तान में बड़ा erratic सा है. आपको नहीं पता लगता कि कब ऊपर चला जाए कब नीचे आ जाए. और some of the imported materials which we deal in उनके ऊपर भी हमारी प्राइसिंग कंट्रोल नहीं है. तो इसलिए चूँकि ये प्रोडक्ट शॉर्ट है मार्केट में, इसकी वजह से हम लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स जो है प्रेफर नहीं करते. बट येस, इन सारों के साथ हमारे बड़े अच्छे कॉर्डियल रिलेशंस हैं और लॉन्ग टर्म बेसिस के ऊपर ही हम इनसे काम कर रहे होते हैं एज लॉन्ग एज बोथ पार्टीज आर फेयर. और होपफुली आई थिंक फॉर फोरसीएबल फ्यूचर अभी तो शॉर्टेज ख़त्म होती नज़र नहीं आ रही. तो आई गेस के नॉट दैट कि आई वांट के शॉर्टेज ख़त्म ना हो. आई थिंक कि हर एक को जो है वो अच्छा और सस्ती और मेयारी प्रोडक्ट मिलना चाहिए. इसकी प्राइसेस जो हैं वो वैसे कुछ कंट्रोल भी की जाती हैं, कुछ हम भी कोशिश करते हैं कि ऐसी ना की जाए क्योंकि आम पब्लिक की ये ग़ज़ा है. तो so far so good, alhamdulillah, God has been very kind. So there's the machinery that you guys shared with us, जो आप लोग ऑफिस आए थे the other day. It was very interesting because you essentially can monitor the history of not only the milk that you guys produce, लेकिन also you're telling us that you can track the cows back to. Could you tell us a little bit about that? Actually, there are 2 different sort of technologies. एक तो है कि काऊ के ना आप एक कॉलर सा मिलता है, तो वो कॉलर बड़ा ज़बरदस्त है. आप उसको पहना देते हो और आप काऊ का उससे आपको हर किस्म की पता लगता है कि काऊ जो है वो बीमार है, ये दूध कितना दे रही है, इसको कौन सी बीमारी है, कौन सी एंटीबायोटिक लग रही है, इसका टेम्परेचर क्या है. हत्ता कि यहाँ तक कि वो ये भी बता देती है कि काऊ हीट में कब आ रही है, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एलिमेंट इन दिस इंडस्ट्री बिकॉज यू हैव टू, दिस इज ऑल आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन. सो द आर्टिफिशियल इंसेमिनेटर डज दैट विद इन 100 days. इफ यू गेट द काऊ प्रेग्नेंट इन 100 days, इन द लॉन्गर रन ये गेम चेंजर है. लेस देन 100 days. दूसरा इसमें एक है मिल्किंग पार्लर. व्हेन दे गो फॉर, और ये बड़ा ही ज़बरदस्त, अगर कोई बंदा देखे ना, हमारे कुछ साथी तो आए थे जेएस के वहाँ पर, कुछ और भी लोग लेकर. मैं खुद भी जब मैंने फर्स्ट टाइम देखा इसको ऑस्ट्रेलिया में, यू वुड नॉट बिलीव कि इंसान को हम कहते हैं कि जी ये बड़ा ज़बरदस्त और बड़ा दिमाग रखने वाला है. मैं आपको मज़े की बात बताऊं कि काऊ ने जब मिल्क करवाना होता है ना, वो खुद ब खुद चल पड़ती है मिल्किंग पार्लर की तरफ और वहाँ पर जाकर उस स्टॉल में खड़ी हो जाती है.
जब वो मशीन लगती है मिल्क हो जाता है और उसके बाद वो ऑटोमेटिकली वहां से निकल के जो उसका पेन है वहां पर खुद चली जाती है वो. और दिस डिस्टेंस इज अबाउट 500-600 फीट फॉर सम ऑफ द काउस एंड उसमें कुछ चक्कर्स भी हैं. अच्छा, ये जो मिल्किंग का प्रोसेस है ये बड़ा ही हाईटेक और बहुत ही एडवांस्ड है कंपेयर टू द कन्वेंशनल मींस जो कि गवाला सिस्टम पाकिस्तान में चल रहा है. एक तो इसमें कोई ह्यूमन हैंड इन्वॉल्व नहीं है, प्लस द दूध इज नेवर एवर एक्सपोज्ड टू द एनवायरनमेंट until it goes, well, even after that it goes to the facility of the Nestles of the world or the Angros or the Fojis or the Interloop. क्यों? वो एक pressurized vacuum के जरिए अडर से काओ के automatically goes into the chiller और ये वहाँ से जब निकलता है दूध तो 36 डिग्री सेंटीग्रेड होता है. within seconds there is a PHE system in between जो कि उसको ठंडा करता है, plate heat exchanger, और वो 3 और 4 डिग्री के दरमियान विद इन 4 to 5 सेकेंड्स के वो उसमें डाल देता है. और उसके बाद इनकी गाड़ी आती है, वो भी स्पेशलाइज्ड कंटेनर होता है, वो पाइप लगाते हैं हमारे चिलर के साथ और वहां से वो सारा जो है वो सक करके ले जाते हैं. और एंड अगेन व्हेन दे गो टू द फैसिलिटी ऑफ द प्रोसेसर सेम सिस्टम रिपीट्स, वो वहां पे जाके उनके चिलर में लगा देते हैं. इस दौरान कोई भी बैक्टीरिया, कोई चीज उस दूध के अंदर नहीं आ रही और वहां पर जाके फिर वो अपनी प्रोसेसिंग शुरू कर देते हैं. सो दैट्स व्हाट डिफरेंशिएट्स between a common Gawala and the corporate dairies. And common Gawala is, I believe, 94% of the it's milk. roughly. I don't have the exact numbers, but yes. So essentially, 94% की जगह है room to grow for formal dairy. Eventually, it is bound to happen because in any of the developed world, you see कि वहाँ पे अब ये farmers बहुत ही कम रह गए हैं और बल्कि वहाँ पर तो ये niche type farmers हैं जो कि आपको ये खुला दूध देते हैं. And for that they have to seek permission from the government. Normally तो सारा दूध जो है वो processed है और वो शेल्फ से ही आपको किसी convenience store के या किसी supermarket से मिलता है. तो as we age and as we go towards prosperity, sooner or later it's a matter of time, maybe 15 years from today or 25 years from today, आप सारा दूध जो है वो package देखोगे. Lovely, lovely. So let's talk a little bit about what the funds are being raised for, right? You guys aspire to, inshallah, raise 2.5 arab rupees. Yes. जिसमें से 970 million is going to go toward the cows, I believe, which is 1,250 high-yielding cows. इसमें से 750 million is going toward farm infrastructure development, Yes. 650 million towards plant and machinery, and then 134, of course, a good buffer for working capital. Yes. So लोगों का जो एक concern होता है, especially when it comes to, I think, farming and agriculture, right, is पाकिस्तान में airborne diseases का बहुत मसला होता है. Share a little bit with us कि what is the plan, आप लोगों ने क्या चीज़ें implement की हैं to make sure कि आप लोग जितना खर्चा कर रहे हैं on importing these animals, on keeping them safe, clean and keeping everything sanitary, तो what is the guarantee कि they're not going to fall sick, they're not going to get disease, they're not going to die? जी, ये आपने बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन किया है. इट मीन्स दैट यू अंडरस्टैंड द बिजनेस. इसकी एक डाउन साइड है इस बिजनेस की. मेरे से लोग पूछ रहे हैं कि यार क्या डाउन साइड है, तो मैं कहता हूँ कि इसकी डिजीज़, क्योंकि पाकिस्तान जो है ना वो इट्स प्रोन टू डिजीजेस. वेस्टर्न वर्ल्ड के अंदर उन्होंने अपने मुल्क से डिजीज़ को ख़त्म कर लिया, ऑलमोस्ट निग्लेजिबल है. पाकिस्तान के अंदर तरह तरह की हैं और वो हम आपके तवसत से प्रोग्राम के मैं हुकाम बाला को भी कहूँगा कि इसके ऊपर कुछ स्पेशल कमेटी बननी चाहिए. सीएम पंजाब साहिबा बहुत ज़बरदस्त काम कर रही हैं. उन्होंने माइनिंग के ऊपर तो कमेटी बना दी बिकॉज आई एम अ माइनर एज वेल. इनको लाइफ स्टॉक के ऊपर भी ज़रूर कुछ करना चाहिए क्योंकि जब तक आप डिजीज़ फ्री नहीं करते ना तो एक तो आपकी देखें एंटीबायोटिक्स की बहुत बड़ी कॉस्ट है, मेडिसिन की बहुत बड़ी कॉस्ट है, ये आपको परमानेंटली इनोकुलेट करना पड़ता है. मेरे एरिया का ये फ़ायदा है कि मैंने ये एक बड़ा विल्डरनेस के अंदर जाके, नूरपुर थल एक जगह है खुशाब से, इट्स अबाउट 1 hour ड्राइव. द नियरेस्ट टाउन टू माई डेयरी फार्म इज़ अबाउट 7 kilometers. मोस्ट एयरबॉर्न डिजीज़ जो है ना दे आर अबाउट 3 kilometers. तो इन अ सेंस आई एम इंसुलेटेड, बट कंप्लीट इंसुलेशन नहीं है क्योंकि कोई अगर उसके पास से कैरियर गुजर जाए, कोई ट्रक गुजर जाए, कोई और जानवर गुजर जाए तो आर एनिमल्स कैन गेट दैट डिजीज.
बट चूंकि हम उनको प्रॉपर इनोकुलेशन करते रहते हैं वक्त के ऊपर, उनकी सारी जो जितनी भी उनको रिक्वायरमेंट्स हैं एंटीबायोटिक्स की या जो भी किस तरह तरह की जो चीज़ें हैं वो हम देते रहते हैं, तो वो सेफ रहते हैं। बाकी अल्लाह से मांगते भी हैं कि किसी तरीके से, यस, many other dairies do not have this luxury because they are very close to proximity to the urban areas. I am insulated in a sense that I am far out in the wilderness. ये मुझे एडवांटेज थोड़ा सा जरूर है। और मैंने अपने प्लान्ड, ये आपने प्लान किया था। दिस इज प्लान्ड, यस, दिस इज, यू हैव टू प्लान। जब आप डेयरी लगाते हैं या पोल्ट्री लगाते हैं तो आप ये प्लान करते हैं, पहले प्लान करते हैं। सो दैट शोज अ लॉट ऑफ ग्रेट रिसर्च आप लोगों के पार्ट पे, राइट? कि आप लोगों ने इस बिजनेस में आने से पहले, obviously being serial entrepreneurs, I expect no less from Ghani Group. But please share with us कि आप लोगों ने out of all of the industries to enter in, all of the industries जिनका आप already हिस्सेदार थे, why did you come into this? And why do you believe that this is going to be so profitable? और क्यों आपको लगता है कि पाकिस्तानी जो आपके स्टॉक मार्केट के इन्वेस्टर्स हैं उनको क्यों फ़ायदा होगा इस एरिया में इन्वेस्ट करने से? अच्छा जी, मैं असल में तो मैंने किया था फैटनिंग का पायलट प्रोजेक्ट। मैं फैटनिंग के लिए जब मैंने ज़मीन ली तो मैं कॉर्पोरेट एग्रीकल्चर के लिए ली थी। जिस दी डेयरी वाज नॉट द आइडिया बिहाइंड दिस। ठीक है। मैंने जब ज़मीन ले ली तो मेरे पास को साहब आए तो उन्होंने कहा कि जी आप कट्टे पालो। तो मैंने फैटनिंग का काम किया, 1 साल मैंने पायलट प्रोजेक्ट किया, फिर मैंने उसको शेल्फ किया। इसी दौरान मुझे एक वेटनरी डॉक्टर मिले, उन्होंने कहा कि सर मैं आपको एक प्रोजेक्ट देता हूँ फॉरसेबल फ्यूचर के लिए, पाकिस्तान में ना इसकी बहुत बड़ी डिमांड है और चूँकि हमारी पॉपुलेशन बहुत ग्रोथ है तो ये हमेशा इन डिमांड रहेगा। मैंने कहा बताओ यार क्या? उन्होंने कहा डेयरी। तो मैंने कहा फिजिबिलिटी बनाओ। तो उसने मुझे कहा कि सर मैं फिजिबिलिटी आपको बना के देता हूँ। और जाने लगा जब मेरे ऑफिस से, तो उसने कहा सर वैसे बाय द वे मैं जस्ट फॉर योर रेफरेंस एंड नॉलेज जस्ट वांट टू टेल यू दैट जितने भी चिन्यूटी बड़े ग्रुप है ना वो तमाम इसके अंदर मौजूद हैं। तो जब मैंने ये सुना कि चिन्यूटीज मौजूद हैं इसमें, तो मैंने कहा यार अब इसको तो ज़रूरत ही नहीं है ड्यू डिलिजेंस करने की, ये ऑलरेडी ड्यू डिलिजेंस हुई है। बिकॉज चिन्यूटीज मैं बिलीव करता हूँ कि ये कारोबारी कम्युनिटी है पाकिस्तान में और अल्लाह ने इनको बहुत नवाजा है। तो मैंने पर बस इसी के ऊपर जो है अपने वालिद साहब से इस्तिखारा करवाया और डेयरी को जो है वो बुनियाद रख दी। Wonderful. So, मैं obviously looking at your IM, which was very impressive, but being an analyst, obviously I have certain questions जो मैं चाहूँगी कि the best thing about you guys being here is I think कि वो investors को एक opportunity देता है to understand the management very transparently. मैं जब भी investors से बात करती हूँ I encourage them to especially look at interviews of the management because उससे आपको उस शख्स का अंदाज़ा होता है because आपके सारे shareholders are going to essentially become your business partners. Absolutely. Right? तो looking at the financial comparison, अगर हम आपके obviously there's no direct competitor because everyone's business model is a little bit different than yours. लेकिन if we look then net profit margins पे अगर हम आते हैं तो the best margin is obviously Nestle because it is a global brand. It has a lot of advantages. इनकी campaigning अलग होती है. But you guys have a net profit margin of 10.8%. Could you share how come you guys have such a stronger margin than Prima and Fauji Foods and the rest? देखिए they are not my direct competitors, इसलिए मेरा it would not be fair to compare your company to theirs. with them. इसलिए मेरे मार्जिन्स को आप उनसे रिलेट नहीं कर सकते। देखिए उनकी मार्केटिंग कॉस्ट है बहुत हाई, प्लस प्रोसेसर जो है मैंने बेचना है डायरेक्ट उनको, उन्होंने मेरे फार्म से उठाना है, फ्रेट कॉस्ट मेरी कोई नहीं है। प्लस मुझे बेचने का कोई मेरी एडवर्टाइजिंग नहीं है, कोई पैसे नहीं है, किसी को मैंने जाके मार्कअप नहीं देना। और प्लस अगर सेल्स गिरती हैं मैं इंसुलेट हूँ बिकॉज आप तो डायरेक्ट उनको दे रहा हूँ, चूंकि वो बहुत बड़ी एक मिकदार जो है गवाले से उठा रहे हैं। तो जब उनकी सेल्स गिरती हैं तो वो मुझे नहीं गिराते क्योंकि वो प्रेफर करते हैं कॉर्पोरेट से लेना। तो बेसिकली आई ईट अप इनटू दी गवाला सिस्टम। तो मुझे वो प्रेफर करते हैं और गवाले को वो पीछे कर देते हैं। इसलिए मेरी कॉस्ट जो है, चूंकि कोई मार्केटिंग इन्वॉल्व नहीं है, कोई फ्रेट नहीं है, कोई लॉजिस्टिक्स नहीं है, बाद में सेल की कोई प्रमोशंस नहीं है, तो मुझे इस वजह से मेरे थोड़े से मार्जिन्स जो हैं उनसे बेहतर। ओके, सो इन हाइपोथेटिकल सिनेरियो जहाँ जिस तरह पाकिस्तान में बहुत दफ़ा आपको पता है कि नैरेटिव्स बहुत चलते हैं। आई रिमेंबर व्हेन आई वाज ग्रोइंग अप there was a whole campaign that went against packaged milk which was कि ये paint है, right? This is just paint. You are eating paint and chalk. तो hypothetical situation, something like that happens again.
let's take Nestle's example. Unki milk products ki sales go down by 10% because the regulated formal milk sector is only providing 6% of total supply to Nestle. It will eat from the Gawala system में से जितना दूध आ रहा है rather than so you guys are unaffected because वैसे ही आप लोग कम percentage पे चल रहे हैं वहाँ. Yes, pretty much. Yes, Okay, you're okay, absolutely right. Okay, wonderful. So let's say right. So could you tell us a little bit about के अभी आप लोगों की farm की क्या capacity है and after the expansion what it is going to be and how it will grow over the next few years. अच्छा I'll take you a little bit into the past. The prospectus we have given, I believe उस वक्त हमारा क्योंकि वो थोड़ा पुराना बना हुआ है चंद माह, तो उसमें हमने 2400 के करीब या शायद 2500 के करीब जो है वो फिगर दी हुई है करंटली बिकॉज एवरीडे काओ की जो काविंग है वो हो रही है. तो इस वक्त एज वी स्टैंड इज अबाउट 2700 प्लस टोटल हर्ड हमारा, आउट ऑफ विच अराउंड 1350 जो है वो मेरी जो है मिल्की काउज है. Okay, wonderful. And over here, looking at आपके sales की growth numbers, especially between 2026 and 2027, I believe that is when you guys begin to milk your cows once they are here. What is with the time lag between that time? Actually, ये जो आप 26 के numbers देख रही है ना, हम जो अभी import करेंगे ना 1250 काउ जो हमने plan दिया है, इसके नंबर्स आपके आएंगे FY 27-28 में. क्योंकि वो काउ इंपोर्ट होगी अराउंड मई, एंड ऑफ अप्रैल मई, एंड देन इट विल टेक अबाउट बिटवीन 3 to 5 months वो सारे बच्चे देंगी. उतनी देर तक चूंकि वो खाना तो खा रही हैं, फीड तो खा रही हैं, उसकी कॉस्ट एक्रीशन हो रही है, बट वी आर नॉट गेटिंग द रेवेन्यू. जब वो बच्चा देंगी उसके बाद वो मिल्क करना शुरू करती है. तो हमें नेक्स्ट ईयर पोस्ट जून ऑफ 26 इसका सारा इफेक्ट जो है वो फिस्कल ईयर 27-28 में आएगा. तो उसके नंबर्स जो हैं दे विल बी मोर रियलिस्टिक. And I see that this is essentially a growth of 33% Roughly, in yes. sales overall. So currently आपकी capacity क्या है in tons of milk and what is it going toward? 17 million हम लीटर्स जो हैं वो प्रोड्यूस कर रहे हैं एनुअली, और it will be inshallah 33 million in a year's time. Okay, wonderful. And then it will continue to grow at the same rate after that in the coming years? अच्छा, अब ये this is very difficult to tell because organic growth जो है ना, this is हम इसके बाद जो कोशिश तो हम कर रहे हैं कि थोड़ा बहुत रिप्लेनिश करते रहें. those plans are मेन तो अभी हम इसमें इंजेक्ट कर देंगे, कुछ इसकी ऑर्गेनिक ग्रोथ साथ में आती रहेगी, कुछ हम इसको साथ साथ रिप्लेनिश करते हैं, क्योंकि इसमें आपको टोटल हर्ड को इस तरह देखना होता है कि जो मैंने अपनी मिल्किंग एवरेज दी हुई है काउ की पर डे which is 34 now and 35 in the subsequent years, तो उसको मेंटेन करने के लिए जो मेरी लो यील्डर्स हैं मैं उनको कल कर देता हूँ. अब उसकी कलिंग डिपेंड करती है कि कितने परसेंट मैं कर रहा हूँ, जितनी वो करूंगा उतनी मैं रिप्लेनिश करूंगा. So it's hard to quantify. Okay, the assumptions are difficult because there's too many factors. हाँ, क्योंकि हमने जैसे 20-22% कलिंग का दिया हुआ है, लास्ट ईयर मेरी 14% हुई है. एक्चुअली ये मेरे ना थोड़े से ट्रेड सीक्रेट्स भी हैं, तो वो चूंकि सारों के पास जाएंगे तो फिर थोड़ा सा डिफिकल्ट भी बन जाता है. बहरहाल इंशाल्लाह it'll be very healthy and very staggering numbers inshallah. Wonderful. So tell us a little bit about कि क्योंकि आपने इतना खर्चा करके you have such a high tech farm, right? And you are going toward making it even more high tech, of course, to provide the best product and the safest product for the consumers. So please tell us a little bit about who are the people who work for you? Who are your farm managers? Who are are there doctors over there? Are there caretakers? And what is the system? Where do they live? Where do they go? One thing I make sure कि मैं जो भी काम करता हूँ ना, मैं उसका एक इकोसिस्टम जरूर बनाता हूँ. ये मैंने गोरे से सीखा when I was studying in America, क्योंकि they provide for their employees a lot. तो हमने कोशिश की कि ये जो आजकल ESG का भी सारा कॉन्सेप्ट चल रहा है, एक तो मैंने ये है कि अपनी इन्वायरमेंट को वहाँ पर ना बिल्कुल ही ऑर्गेनिक टाइप रखा हुआ है. मैंने सोलर लगाया हुआ है, मेरी कोई पोल्यूशन नहीं है व्हाटसोएवर. जो मेरा गोबर भी जा रहा है उसको भी मैं अपने फील्ड्स में इस्तेमाल कर रहा हूँ, जो मेरा यूरिन वाटर जा रहा है वो भी मैं अपने फील्ड में इस्तेमाल कर रहा हूँ. ग्रीन एनर्जी की तरफ जा रहा हूँ, ग्रिड फ्री के ऊपर जा रहा हूँ. और मैंने अपनी सोशल रिहेबिलिटेशन के लिए एम्प्लॉयज़ की, एक तो उनकी सैलरीज को अल्हम्दुलिल्लाह मार्केट से थोड़ा सा ऊपर रखा हुआ है, एंड सेकेंडली बिकॉज आई एम आउट इन द विल्डरनेस, तो मैंने वहाँ पर कोशिश की है कि एम्प्लॉयज़ को जो बेस्ट
अकोमोडेशन हो, मैंने अपनी सारी अकोमोडेशन बनाई हुई है। जो डॉक्टर्स हैं वहाँ पे उनके लिए विलास बनाए हुए हैं। एक अच्छी वाली कैंटीन बनाई हुई है, वो मेन्यू मैं नहीं सेट करता, वो खुद करते हैं। मैंने ये भी सुना था कि बाज़ जगहों के ऊपर वो दूध नहीं पीने देते, इवन दो कि हम प्रोड्यूस कर रहे हैं हज़ारों लीटर, तो मैंने वहाँ पे कोई कैप नहीं रखा हुआ कि अगर किसी ने पीना तो जितना मर्जी पीता रहे। एक पूरे का पूरा सिस्टम हमने अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पर बनाया हुआ है। उनके खेलने के लिए भी, उन्होंने अगर कहीं जाना होता है तो उसके लिए भी कंपनी जो है वो अरेंजमेंट करती है। मतलब टू द बेस्ट ऑफ आवर एबिलिटीज़ हमने कोशिश की है कि एक पूरा उनको, और प्लस एक चीज़ जिसके ऊपर मुझे फ़ख्र है और ये अल्लाह की देन है कि मेरी तमाम कंपनीज़ में अक्रॉस पाकिस्तान हम तीनों वक्त का फ्री खाना देते हैं 100% सब एम्प्लॉयज़ को। और एक और भी बात है कि मैं कहूँगा कि हम कोशिश करते हैं तमाम एम्प्लॉयज़ को, ये कहते हैं कि यार आप चाहे फ़र्ज़ पढ़ लो, खाली 5 वक्त की नमाज ज़रूर पढ़ो। तो इसके अंदर भी कोशिश कर रहे हैं कि उनको एक ये भी एस्पेक्ट देखा जाए, क्योंकि इवेंचुअली वी ऑल आर गोइंग टू डाई वन डे। जितना मर्जी मैं कमा लूँ, जितने मर्जी IPOs कर लूँ, इसका सवाल कब्र में नहीं है। तो उसकी भी कोशिश करते हैं कि पैसे के साथ साथ थोड़ा सा ना आदमी फोकस्ड भी रहे, कि बिल्कुल ही ना बैक जाए, पैसा आए तो बैक ही जाए। So on that note, you guys are also Sharia compliant अल्हम्दुलिल्लाह as a company. तो yes. हमें थोड़ा सा बताएं what makes you Sharia compliant. हमारे investors, the reason I'm asking you this, हमारे investors थोड़ा डरते हैं जी when they're investing, right? वो कहते हैं कि हमें हम कैसे भरोसा कर सकते हैं कि दिस कंपनी इज इस्लामिक। हमने इन्वेस्ट कर लिया, फिर आखिरत में हमसे पूछ लिया कि नहीं ये तो नहीं थे। व्हाट इज द गारंटी? टेल अस अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ योर फाइनेंसिंग व्हिच मेक्स यू गाइस शरिया कंप्लायंट। अच्छा जी, मेरी इंडस्ट्री के अंदर तो ये वैसे ही इट मेक्स इट वेरी इजी, बिकॉज आपकी जो प्रोडक्ट है ना, एंड प्रोडक्ट, दैट्स शरिया कंप्लायंट, वो हलाल प्रोडक्ट है ना। तो इसके लिए तो आपको फिक्र की जरूरत नहीं है। जो फिक्र वाली बात होती है कि आप कन्वेंशनल बैंक से लेंडिंग ना ले रहे हो। मैं कन्वेंशनल बैंकिंग करता ही नहीं हूँ। बैक इन 1998 आवर ग्रुप हैज डिसाइडेड एज अ पॉलिसी दैट वी आर नॉट गोइंग टू वर्क विद द कन्वेंशनल बैंक्स। ये मैं एंटायर गनी ग्रुप की बात कर रहा हूँ। तो कभी भी आज तक उसके बाद से हमने वो किया नहीं है। तो आई थिंक हम तो नोन है पूरे पाकिस्तान में इस बात के लिए कि पीपल नो कि यार ये लोग दीनदार लोग हैं और ये इंशाल्लाह नहीं करेंगे, और अल्लाह हमें कभी करवाए भी ना। बिकॉज one of my desires and obligations as being Muslim is कि जो हमारा तरीक़ाकार है वो दुनिया में राइज हो। वो क्या है जी? इस्लामिक वे ऑफ बैंकिंग। तो अगर आज हम उसके ऊपर आ जाएं तो वैसे भी इस्लामिक वे ऑफ बैंकिंग जो है पूरी दुनिया के अंदर, नॉट ओनली इन पाकिस्तान, इट इज़ ग्रोइंग बाय द रेट ऑफ बिटवीन 20-25%, इवन इन यूरोप, इवन इन अमेरिकाज, क्योंकि दैट इज़ एसेट बैक्ड। अब जो 1999 में डिबाकल हुआ अमेरिका में, 2009 में हुआ, आप देखें कि वो डेरिवेटिव्स जो बनाए हुए हैं उनको खुद भी नहीं पता कि हमने क्या बनाया था। यू नो, ऑनेस्टली स्पीकिंग, अगर आप वहाँ किसी से बात करें तो इतने कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स हैं, उसके बनाने वाले को नहीं समझ आ रही कि कहाँ से मैंने क्या किया है। उसके पीछे कोई चीज़ है ही नहीं, को बैक, नॉट बैक्ड बाय एनी एसेट, सिंथेटिक डेरिवेटिव्स। तो आप देखें कि वो फिर क्या हाल हुआ। तो कम से कम हमारे मुल्क के अंदर एक ये बहुत ज़बरदस्त काम है कि किसी का घर है, चाहे 2 मरले का है, वो उसके पूरी पेड ऑफ पैसे हैं, गाड़ी है अपनी है, कपड़े हैं अपने हैं, हर चीज़ आपकी यहाँ पर लेवरेज नहीं है। तो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे कभी कुछ नहीं हो सकता। मैं समझता हूँ अगर हम अपने आप को थोड़ा सा फोकस कर लें, ये मुल्क इज़ बाउंड टू गो हाई लाइक एनीथिंग। Wonderful. So, sir, such great numbers, such great growth. I see you guys have a climbing gross profit margin as well. Would you like to comment a little bit on that? Yeah, why not? देखिए, the idea of any business is to buy low and sell high. Okay. अब GP आपका इसी तरह इंक्रीज होगा कि आप सेल्स को बेहतर कर लो, And आपकी कॉस्ट डिक्रीज हो। आपकी कॉस्ट डिक्रीज हो। अब अगर जैसे मुझे अगर पैसे मिले तो इसमें एक, बिकॉज इट्स अ कमोडिटी ड्रिवन बिजनेस, अगर आप कमोडिटीज को पहले लेके अपने पास स्टोर कर लेते हो, तो पाकिस्तान में अगर आप पिछले 5, 7, 10 साल का, वैसे दुनिया में कहीं पर भी आप देखो तो कमोडिटी का साइकिल जो है ना, वो इट्स लाइक अ साइन वेव। जब फसल आती है तो उसके पैसे कम है, एज यू एज वो उसकी प्राइसेस बढ़ना शुरू हो जाती हैं। तो वही आपका डिफरेंस है। अब छोटा जो फार्मर है या छोटा जो प्लेयर है, उसके पास ये लग्जरी नहीं है। तो दैट्स व्हाट मेक्स अ डिफरेंस बिटवीन अ कॉर्पोरेट मेंबर और जो दूसरा है। इससे मेरी थोड़े से जो है वो मार्जिन्स बेहतर हो जाते हैं आम आदमी से। So with such great climbing revenues and आप लोगों ने expansion भी कर ली, can we
assume कि अगले कुछ सालों में there'll be some kind of dividend that you guys would go toward? या growth cycle continue रखें? देखिए मिशेल साहिबा, मैं आपको बताऊं कि it is very very difficult for me to answer this question. Honestly speaking, I'll give you the rationale behind it. My objective is, when I'm going to take money from the common man or the rich man or the medium man, whatever the man is, as long as it's a human being, I am a custodian of that money. बिल्कुल. मैंने कोशिश करनी कि उसकी शेयर होल्डर वैल्यू मैक्सिमाइज मैं करूं. If that comes by giving dividend, I will do that and not think twice. And if it comes by growth and expansion? By growth and expansion, I will take that route. So at the end of the day, वो उस वक्त का फैसला होता है डिविडेंड. या आप किसी से भी पूछ सकती हैं, कोई मैं कोई ऐसी चिकड़ी चुपड़ी बात नहीं कर रहा, क्योंकि आप उसको देखते हैं कि आपके नंबर्स क्या आ रहे हैं और आगे से मार्केट क्या नजर आ रही है. तो whatever goes in the interest of the shareholder, inshallah, that decision we will take. Okay, wonderful. So you have, 1250 cows that you're bringing bahar se. What about their feed? What do they eat? Because obviously when you're importing animals, now they're living in Pakistan, there's the weather over here, there's the health issues over here, which you addressed earlier. How are you going to maintain their health throughout this time? अच्छा, इसके लिए ना हमने एक वर्ल्ड रिनाउंड, वैसे तो सब ने ही रखे हुए हैं, हमने भी इजिप्शियन एक रखा हुआ है. ही इज़ अ वेरी वेरी गुड मैन और बड़ा लर्नर्ड है और बड़ा एक्सपीरियंस्ड है. ही इज गॉट अबाउट 25 years of experience. आपके फार्म मैनेजर शायद? नॉट फार्म मैनेजर, ही इज अ हेल्थ मैनेजर. ही इज माय हेल्थ, पूरे हर्ड को वो देखता है, उसकी हेल्थ को देखता है. ही इज गॉट वास्ट एक्सपीरियंस. प्लस मैंने कुछ कंसल्टेंट्स भी ऐसे रखे हुए हैं. मेरी जिस तरह फीड फॉर्मुलेटर है वो माइक है, ये भी मेरे ख्याल में दुनिया में को टॉप 3 या टॉप 5 में है. कारगिल का ये एम्प्लॉई, हम कारगिल से भी काम कर रहे हैं. कारगिल इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट, वन ऑफ द लार्जेस्ट कंपनीज इन द वर्ल्ड इन एग्रीकल्चर. दे मेक श्योर कि जी ये बड़ा ही एक साइंटिफिक सा काम है. ये कहना बड़ा आसान है कि फीड फॉर्मुलेशन, इसमें बेशुमार इंग्रेडिएंट्स हैं, जिसमें कि हमारा अपना फॉरेज भी है, अल्फाल्फा, नेपियर ग्रास, रोड्स ग्रास, सोयाबीन्स, कॉर्न साइलेज जो है, प्लस बहुत से माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं, मल्टी वाइटामिन्स हैं उसके अंदर जो डलते हैं. इस सारे को बैलेंस किया जाता है और माइक डज दैट एंड ही मेक श्योर कि जी अब जिसमें इसमें कुछ लो यील्डर्स हैं, कोई हाई यील्डर्स हैं, कोई मीडियम यील्डर्स हैं, यानी कि इन टर्म्स ऑफ देयर लिटरेज जो दूध वो दे रही है, हर एक की खुराक फ़र्क है. मतलब जो 60 लीटर वाली गाय है वो 30 लीटर वाली गाय की खाना नहीं खा रही, उसके लिए अलग फॉर्मुलेशन हो रही है. सो इट्स देयर इज अ मेथड टू ऑल दिस फॉर्मुलेशन एंड इट्स वेरी हाई टेक. देयर आर मॉडल्स विच दे रन, एआई मॉडल्स के, या हमारे से चीज़ें लेता है, पूरा डेटा लेता है. एक सॉफ्टवेयर है डेरी कॉम, जिसके अंदर काओ की हर चीज़ जा रही है. वो हम उसको, वो क्लाउड पे उसके साथ जुड़ा हुआ है, उस पर वो सारी चीज़ों को चेक करता है और उसके बाद हमें वो फॉर्मुलेशन देता है. एंड सेम गोज विद द हेल्थ मैनेजर. वो भी अपने, खैर उसकी अपनी भी फ्रेटर्निटी है ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड, क्योंकि ये मेरे ख्याल में अलमराई में भी काम किया और इसने नातिक में भी काम किया. दे आर द 2 लार्जेस्ट फार्म्स इन द वर्ल्ड और पीपल डाई टू वर्क देयर. वहाँ से भी वो पूछता है. इसके आने के बाद से हमारे पास पहले भी इजिप्शियन था, लेकिन वो ज़रा इतना अच्छा नहीं था. इसके आने से बहुत सी चीज़ें हमने इम्प्रूव की हैं. जो हमारी लेमनेस थी ना, इसमें लेमनेस होती है, काओ जब चल के जाती है ना तो इनको आदत होती है मट्टी में चलने की. तो ये कंक्रीट की पेवमेंट होती है, तो वो बेचारी उसके ऊपर चलती है तो उसका वजन बहुत होता है, तो उसके हूफ्स जो है ना वो ख़राब होते हैं. तो इसने लेमनेस को कंट्रोल किया. एक और चीज़ होती है मास्टाइटिस, ये बीमारी है, इसको इसने बहुत कंट्रोल किया. तो ये 2 चीज़ें हैं जो पाकिस्तान में अफेक्ट करती हैं डेयरी, इसकी मिल्क की प्रोडक्शन को भी और काओ की हेल्थ को भी. सो ही हैज डन अ वंडरफुल जॉब इन कंटेनमेंट ऑफ दीज 2 diseases. Okay, wonderful. And so I am someone who's an animal activist and an animal rescuer myself. कुछ मेरे अपने भी सवाल हैं on ethical farming and how you guys ensure the emotional well-being of your animals. अच्छा जी, अब ये मेरी बेगम जो फार्म के ऊपर गई ना, तो उन्होंने मुझे कहा कि ये आप क्या एनिमल के साथ कर रहे हो कि इसको आपने बांधा हुआ है. मतलब बांधने से मुराद क्या, केज किया हुआ है ना. आई विल टेल यू समथिंग. देखिए, अल्लाह का एक निज़ाम है ना. अगर ये इस तरह ना होता तो हम दूध कैसे पीते. अच्छा, हमने उनको बांधा नहीं. जितना मैं कोशिश कर सकता हूँ, मैं
आपको इस प्रोग्राम के तवसत से दावत भी दूंगा कि आप हमारे पास आएँ. इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल प्लेस रिगार्डलेस ऑफ द फैक्ट दैट वी हैव सेट अप अ डेयरी देयर. आई हैव गॉट अ ब्यूटीफुल फार्म हाउस देयर. बहुत सेपरेट जगह भी है ख़वातीन के लिए. अलहदा विलाज आर हैव बीन कंस्ट्रक्टेड. एक दिन, 2 दिन, 3 दिन के लिए आप आएँ वीकेंड के ऊपर, बहुत आप इंजॉय करोगे. जगह भी बड़ी ज़बरदस्त है और आप देखेंगे खुद कि हम उनको ऐसे रखा हुआ है हमने जैसे एक घर के फर्द को रखा जाता है. पूरी कोशिश है कि किसी तरह से भी उनको कहीं पर भी कोई तकलीफ ना आए. मैंने बल्कि जो एक स्टैंडर्ड्स हैं उनसे ज़्यादा ज़मीन छोड़ी हुई है उनके खेलने के लिए. Okay, so they only come there in the cages to be milked and then they are open after that नहीं again? नहीं, ये जब खाना खाने आती है ना, वो फीड खाने आती हैं, तो उस वक्त वो उनको मजबूरन आपको एक जगह ऐसे बनी होती है कि जहाँ पे वो आके खड़ी होती हैं. ठीक है. और बस उस दौरान जब उन्होंने खाना है उसके बाद वो अपने पेंस में जाके बैठ जाती हैं. अगर वहां ना बैठना हो तो फिर हमने बहुत ओपन सी जगह हर फार्म के साथ बनाई हुई है और आम से ज्यादा छोड़ी हुई है. आम जो So they फार्म have space to move around. स्पेस टू मूव अराउंड, ताकि उनको एक अपनी वो जो एक जानवर की एक चीज होती है कि आई एम नॉट केज्ड, Definitely. उसकी फीलिंग ना आए. Wonderful. आई एम ट्राइंग माई बेस्ट कि जी मैं खुद भी एक दीनदार आदमी हूँ, तो आई हैव टू मेक श्योर कि चाहे जानवर हो, हयात तो है ना, उसका आपने ख्याल करना है. Definitely, definitely. So since आप लोगों का इतना experience है with various IPOs and आप लोगों की तो बहुत लंबी history है with the stock exchange of decades, I believe. So tell us, बहुत सारी companies होती हैं वो झिझकती हैं from going public. उनका कहना होता है कि why for a few billion, why should we list? मेरा मानना है कि I think that growing the market, growing the economy of this country, all of these things go hand in hand. हम जितना अपनी मार्केट को ग्रो करेंगे उतना लोगों का इन्वेस्टमेंट में शौक बढ़ेगा, ऑप्शंस बढ़ेंगे. वहाँ से आई थिंक पीपल विल स्टार्ट स्टडिंग दिस मोर. वहाँ से माई परसेप्शन इज कि इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ेगी एंड आई थिंक द साइकिल कंटिन्यूज, राइट? So please tell me what makes you guys want to, not from a financial perspective, but from a personal perspective, be part of the stock exchange. अच्छा जी, मैं आपको इसकी एग्जांपल इस तरह देता हूँ, जैसे मैंने आपको बताया कि आई एम रिलीजियस मैन एंड आई ड्राइव एवरीथिंग फ्रॉम रिलीजन. आप घर बनाते हो ना, तो आपने उसमें विंडोज तो रखनी होती हैं. अगर आपकी ये ख्वाहिश हो कि मुझे यहाँ से अजान की आवाज़ आएगी, रोशनी और हवा ऑटोमेटिकली बाई प्रोडक्ट है उसका, वो मिलेगा ही मिलेगी. तो सारी ज़िंदगी जब तक वो घर रहेगा ना, आपको उसका सवाब हो रहा है खिड़की रखने का, चाहे अजान की आवाज़ आ रही है या नहीं आ रही, क्योंकि आपके नीयत में था. मैंने इसको आईपीओ को इसलिए किया, एक तो यह कि मेरे वालिद साहब जो हैं बहुत ही नेक आदमी हैं, बहुत ही नेक आदमी हैं. मैं इसलिए नहीं कह रहा कि वो मेरे वालिद हैं, बट पीपल नो देम, कि उनकी 52-53 साल से कभी तहज्जुद भी कज़ा नहीं हुई. तो वो चाहते थे कि हम कंपनी को पब्लिक करें. एक तो ये मेरी रीज़न है कि अपने वालिद की मैं बात को मान रहा हूँ, और दूसरा मैं आपको मूसा अलैहिस्सलाम का एक वाक़या सुनाता हूँ विच मोटिवेटेड मी शॉर्ट में. बिल्कुल, मूसा अलैहिस्सलाम जो है वो, उनके पास एक बंदा आया, उसने कहा कि मूसा अलैहिस्सलाम, मूसा तुम अपने अल्लाह से कहो कि मैंने तो ज़िंदगी में कभी एक दफ़ा भी पेट भर के खाना नहीं खाया, तो अपने अल्लाह को कहो कि जो कुछ मेरे नसीब में है, मुकद्दर में है, वो मुझे एक दफ़ा में दे दे. मूसा अलैहिस्सलाम कोह तूर पे गए, अल्लाह से रिक्वेस्ट की, अल्लाह ने कहा विश ग्रांटेड, ही गॉट एवरीथिंग. उसने पेट भर के खाना खाया, और उसके बाद मूसा अलैहिस्सलाम चले गए. उस बंदे ने जितना खाना था खा लिया. उसने सोचा यार इतना ज़्यादा खाना है, इसको मैं क्या करूं. उसने गरीबों में बांट दिया. बहुत साल के बाद मूसा अलैहिस्सलाम बस्ती में वापस आए. उन्होंने देखा कि लंगर लगा हुआ है. वो देख रहे हैं कि लंगर है, इतने लोग खा रहे हैं. लोगों से पूछते हैं कौन है, उन्होंने कहा जी फलां आदमी. वो उसके बाद गए, उन्होंने कहा यार तुम्हारे पास तो एक वक्त का खाना नहीं था, ये क्या चक्कर है, इतने बंदे जो खाना खा रहे हैं रोज़ाना. तो उसने कहा कि मूसा कि जब तुम्हें मैंने ये कहा था ना, तो तुम्हारे खुदा ने मुझे जो है ना वो खाना दे दिया, मेरे पास बच गया, तो मैंने लोगों को देना शुरू कर दिया. लोगों को दे रहा हूँ, उस दिन से आज तक कभी बंद नहीं हुआ. हो ये रहा था कि बस्ती में, और जब लोगों ने देखा तो जिस तरह फिलांथ्रोपिस्ट होते हैं, सैलानी वाले हैं, दूसरे हैं, वो सारे उनको जाके अपना चंदा खराद देते हैं. तो वहाँ पर एक लंगर सा लग गया. तो मूसा अलैहिस्सलाम वापस अल्लाह के पास गए और कहा कि यार अल्लाह, ये क्या माजरा है. तो अल्लाह ने कहा कि मूसा, जो तुमने देखा है वो भी सच है, और जो मैं तुम्हें अब बताऊंगा जो तुम्हें पता नहीं है वो भी सच है. कहा क्या अल्लाह पाक, वो क्या चीज़ है. ने कहा कि देखो, जब तुम मेरे पास आए थे तो तुम उसका मुकद्दर मांगने आए थे, तो उसका मुकद्दर हमने अता कर दिया. जब उसके पास बच गया तो उसने लोगों से शेयर किया, आज वो लोगों का मुकद्दर खा रहा है.
तो जब आप बांटते हैं ना, बांटने की कैफियत और है, उसकी फीलिंग और है। खुदा की कसम, ये तो अल्लाह देने वाला हाथ जो होता है ना, वो लेने वाले हाथ के ऊपर होता है। देने से कभी रिस्क कम नहीं होता, ये बढ़ता है। Agreed. और जितना आप दोगे उतना बढ़ेगा। मैं इस आईपीओ को उस वक्त लेकर आ रहा हूं जब इसकी मलाई मौजूद है, और ये रिकॉर्ड हो रहा है, मुझे पता, और ये मेरे मरने के 1000 साल तक भी ये रहेगा। मैं नहीं चाहता कि लोग मेरी कब्र के ऊपर बदवाएं दें, और मैं नहीं चाहता कि लोग मुझे झूठा इंसान समझें। जो मैंने अपने प्रोस्पेक्टस में कहा है, एक एक हरफ सच है, अल्हम्दुलिल्लाह। और अल्लाह मुझे तौफीक दे कि मैं इसके प्रॉफिट्स को लोगों के साथ शेयर कर सकूं, और अल्लाह मुझे तौफीक दे, ये अल्लाह मेरे दिल को जानता है। आज मैं आपके सामने बैठा बात कर रहा हूं कि जैसा मैंने आपको बताया कि खिड़की जो है, उससे आपने नीयत कुछ की, हवा और रोशनी ऑटोमेटिक मिलेगी। मैं जब आईपीओ में जाऊंगा मुझे पैसे मिलेंगे, बट इसका जो रिवॉर्ड है ना, वो नेवर एंडिंग है, और ये लेगेसी है विच माय किड्स हैव टू कैरी। और अगर मैं दीनदारी से और ईमानदारी से काम करूंगा तो इसके डिविडेंड सिर्फ मुझे पैसों की सूरत में नहीं मिलेंगे, फार रीचिंग है वो, और वो बताए नहीं जा सकते। So this was the reason. Most certainly, I'm in complete agreement with you. Actually, a phenomenon here which is studied internationally, and finance professionals, psychologists, no one has been able to understand it. Lekin highest return on investment comes actually from being charitable. Absolutely. It's said to be for every dollar you donate, the next year you get $1.80. Absolutely. So ये तो phenomenon, I'm 100% for it. I'm looking forward to आप लोगों की जो भी CSR की चीजें होंगी, whatever you guys donate to, I'm looking forward to looking at that in your reports. So just to go over, you guys are public listing, and the IPO is happening. 108 million shares being offered, ₹24 each. It's going to inshallah raise 2.5 arab rupees, जो आप लोग use करेंगे to get 1250 million cows, along with the plant machinery, other things, working capital में भी चीजें use होंगी. You guys have very specific technology in place to make sure कि आपका milk जो है वो कहीं से भी how would I say it, there's no outside exposure, so the risk of it getting contaminated is almost like non-existent. Yes. Right? You guys are extremely far from the nearest civilization, 7 kilometers, and airborne diseases travel करते हैं 3 kilometers. आपकी current capacity is 17.3 million tons per year, and million liters, per year, and post expansion will go to 33, which is more than 62-63% ki growth after the expansion. Almost 100%, almost 90%. Wonderful. And you guys have a health manager who is here from Egypt, who has worked at some of the largest farms in the world. Aap logon ki group is known for serial IPOs, right? One of the 4-5 groups जो अपनी हर कंपनी को पब्लिक लिस्ट कर देते हैं, बस अब शायद एक कैपिटल ग्रुप का इंतजार है जो इन्वेस्टमेंट्स पे फोकस करती है. सर, आई अप्रिशिएट इट. वुड यू लाइक टू शेयर एनी वर्ड्स विद दोज पीपल जो आपके IPO में इन्वेस्ट कर रहे होंगे? आप उनसे डायरेक्टली कुछ कहना चाहेंगे? मैं उनसे सिर्फ एक बात कहना चाहूँगा जी, वो अपनी ड्यू डिलिजेंस करें और यकीन रखें कि सारे लोग एक जैसे नहीं होते, और मेरे लिए ये दुआ करें जो कर रहा है उसके लिए भी और जो नहीं कर रहा उसके लिए भी, कि अल्लाह हमें तौफीक दे कि जो हम कहते हैं उसको वी शुड वॉक द टॉक, और सेकेंडली हमें अल्लाह अच्छा मुसलमान बनाए. अच्छा मुसलमान आप बनेंगे तो इंशाअल्लाह ताला सारी चीज़ें अल्लाह आपके मुवाफिक करते रहेंगे. Wonderful, sir. It was a pleasure having you. Thank you so much for being Thank with you very me. much. I really appreciate it. और आप लोगों के साथ मैं exact details भी share करूँगी on Instagram on exactly how to participate in this IPO step by step. So stay tuned. I'm really personally looking forward to this because IPOs कम होते हैं हमारे मुल्क में sadly. But hopefully we're going to gain that momentum. I hope you guys do your due diligence. If you like the share, I'm all for IPOs and you participate and hopefully make some gains. I will see you guys next time. Till then, take care. Bye.